दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। मेरे पास अक्सर युवा आर्किटेक्ट्स के फोन आते हैं कि सर हमारे क्षेत्र में बहुत सारे फर्जी आर्किटेक्ट काम कर रहे हैं, ऑटोकैड वाले काम कर रहे हैं, सिविल इंजीनियर्स, डिप्लोमा होल्डर्स काम कर रहे हैं और वो इतनी कम फीस में काम कर रहे हैं कि क्लाइंट्स हमारे पास आने की बजाय उनके पास चले जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि इनके खिलाफ आप सीनियर आर्किटेक्ट्स कुछ काम क्यों नहीं करते। दोस्तों, मैं हमेशा से फर्जी आर्किटेक्ट्स की मुखालफत करता आ रहा हूं और मैं आईआईए वालों से और सीनियर आर्किटेक्ट से लगातार ये निवेदन कर रहा हूं कि आपको अगर किसी भी फर्जी आर्किटेक्ट के बारे में कुछ भी जानकारी मिलती है तो आप उसकी शिकायत दर्ज कराएं। मैं युवा आर्किटेक्ट से भी यही बात कहता हूं कि अगर आपके इलाके में कोई फर्जी आर्किटेक्ट काम कर रहा है तो आप उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराएं। पुलिस थाने में भी कंप्लेंट दर्ज कराएं, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में कंप्लेंट दर्ज कराएं, आईआईए में भी कंप्लेंट दर्ज कराएं। और सरकारी महकमों में बिल्डिंग प्लान्स की स्क्रूटनी के लिए जहां पर इंजीनियर्स काम कर रहे हैं उसका भी विरोध करें। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा अहम फैसला आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी सरकारी डिपार्टमेंट्स में आर्किटेक्ट्स की पोस्ट पर वही लोग बैठ पाएंगे जिनका काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा रजिस्ट्रेशन है, यानी जो क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स हैं। लेकिन अभी भी देश भर में जगह जगह म्युनिसिपल कमेटीज में, डेवलपमेंट अथॉरिटीज में आर्किटेक्ट्स की पोस्ट पर इंजीनियर, सर्वेयर्स, ड्राफ्ट्समैन, इस तरीके के लोग प्रमोट होकर पहुंचे हुए हैं, बैठे हुए हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार ये लोग नहीं काम कर सकते। और इस सब की रोकथाम करना, इन सब के लिए कदम उठाना या तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का काम है या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट का काम है। युवा आर्किटेक्ट्स भी अपनी छोटी छोटी एसोसिएशन बनाकर, संगठन बनाकर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर सकते हैं। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अदालतों में जा सकते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा अदालतों में दर्ज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना का मुकदमा अदालतों में दर्ज करा सकते हैं। अब एक और अहम मुद्दा सामने आता है कि इतनी कम फीस में ये लोग काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, सर्वेयर्स काम कर रहे हैं, तो हम कैसे सरवाइव करेंगे। दोस्तों, पिछले दिनों दिल्ली के सितारा होटल में कॉन्फ्रेंस थी। देश भर के बहुत सारे आर्किटेक्ट्स वहां पर आए हुए थे, इंजीनियर्स वहां आए हुए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित लोग वहां पर आए हुए थे और वहां ये बात सामने आई थी और मैंने भी ये बात कही थी कि हम इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स को मिलकर काम करना चाहिए। अब समय वो आ गया है कि एक दूसरे की मुखालफत करने के बजाय हम साथ मिलकर सब लोग काम करें। और एक बहुत सीनियर आर्किटेक्ट ने वहां ये मुद्दा भी उठाया था कि एक जमाने में आर्किटेक्ट्स की फीस प्रोजेक्ट कॉस्ट की 5% हुआ करती थी, जो घटकर 0.5% रह गई है, यानी आधा % रह गई है। अगर इसको मैं आंकड़ों में समझाऊं तो ऐसे समझिए कि 1 करोड़ जिस प्रोजेक्ट की लागत है उसके लिए आर्किटेक्ट को फीस 5 लाख रुपए मिलती थी, वो सिर्फ 50,000 रुपए रह गई है। और मुझे कुछ ऐसी भी जानकारियां मिली हैं कि बहुत सारे आर्किटेक्ट जब टेंडर भरते हैं इससे भी नीचे फीस पे वो काम करने को तैयार हैं और भरे हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट लिए हैं 0.25% पे। यानी जिस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1 करोड़ है उसे सिर्फ 25,000 में करने को ये लोग तैयार हैं और कर रहे हैं। यानी 10 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए ये सिर्फ 2.5 लाख रुपए फीस में काम करने को तैयार है और काम कर रहे हैं। काउंसिल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक बार बातचीत में कहा था कि आर्किटेक्ट्स इतनी कम फीस कोट करना बंद कर दें और इतनी कम फीस में 0.25% में 0.5% में काम करना बंद कर दें तो सरकार को स्वयं आर्किटेक्ट्स को ज्यादा फीस देनी पड़ेगी।
दोस्तों, बात सुनने में जितनी अच्छी लगती है उतनी सरल है नहीं, क्योंकि कुछ साल पहले तक सरकार या पब्लिक सेक्टर के अथॉरिटीज आर्किटेक्ट्स के लिए जब काम देने की बात करते थे तो या तो कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते थे या टेंडर भी इनवाइट करते थे, तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा होता था कि इस टेंडर में कौन भागीदार हो सकता है, और उसमें सिर्फ आर्किटेक्ट्स भागीदार हो सकते थे। और उसमें उनके लिए यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया होता था कि आर्किटेक्ट उसी को माना जाएगा जो काउंसिल फॉर आर्किटेक्चर से रजिस्टर्ड है। लेकिन पिछले 5-7 साल में सारा सिस्टम चेंज हो गया है। अब सरकारी टेंडर जो निकलते हैं उसमें आर्किटेक्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, उसमें कंसल्टेंट शब्द का इस्तेमाल होता है, और ये कहा जाता है कि फलाने ठिकाने प्रोजेक्ट के लिए कंसल्टेंट चाहिए, और ये उसको काम करना है, उसके लिए ये मापदंड है। उसमें कहीं इस बात का उल्लेख नहीं होता कि ये व्यक्ति या ये फर्म आर्किटेक्ट्स की होनी चाहिए या इस फर्म का मुखिया यानी प्रिंसिपल आर्किटेक्ट काउंसिल फॉर आर्किटेक्चर से रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो आज जब ये परिस्थिति बनी हुई है कि आर्किटेक्चर प्रोफेशन के बहुत सीनियर आर्किटेक्ट 0.25%, 0.5% पे काम करने को तैयार हैं, तो युवा आर्किटेक्ट्स को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि आपकी छोटी सी आर्किटेक्चर प्रैक्टिस अगर है और आपके क्षेत्र में कोई बहुत कम फीस में भवन के डिजाइन तैयार करके दे रहा है, भवन का सुपरविजन उस फीस में करने को तैयार है, उसकी बिल्डिंग प्लान सबमिट करके सैंक्शन करवाने को तैयार है, तो आप अगर प्रोफेशनल प्रैक्टिस की किताबों में जो फीस लिखी हुई है उस पर अड़े रहेंगे तो लाजमी बात है कि सारे क्लाइंट्स आपके पास आने की बजाय उन लोगों के पास जाएंगे जो बहुत कम फीस ले रहे हैं, आपसे 1/4 फीस ले रहे हैं, या बल्कि यहां तक हालत है कि 1/10 फीस पे बहुत सारे आर्किटेक्ट्स काम कर रहे हैं, करने को तैयार हैं। ये बात इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि किताबों में कुछ और लिखा है, प्रोफेशनल प्रैक्टिस के नियमों में कुछ और लिखा है, काउंसिल फॉर आर्किटेक्चर के रेगुलेशंस में कुछ और लिखा है, और जमीनी हकीकत कुछ और है। जितनी जल्दी आप जमीनी हकीकत को समझ लेंगे उतनी जल्दी आप प्रगति के पथ पर चलना शुरू कर देंगे। लंबे समय तक मैंने हाउस प्लान्स की किताबें लिखी, अभी भी हमारे पब्लिकेशन की 10-12 किताबें हाउस प्लान्स की। कई लोगों को आपत्ति होती है कि आप 250 रुपए में 25-50 हाउस प्लान्स दे दोगे, यानी 5 से 10 रुपए में अगर एक प्लान आप दे दोगे तो आर्किटेक्ट के पास कौन जाएगा। दोस्तों, इन पुस्तकों का उद्देश्य किताबें बेचकर पैसे कमाना नहीं है। मेरी हर पुस्तक में प्रश्न नंबर 2 पे एक नोटिस दिया होता है जिसमें बता रखा होता है मैंने आर्किटेक्ट कौन है, भवन निर्माण के लिए आपको किसके पास जाना चाहिए। किताबों के अंदर भी बार बार मैं इस बात को एम्फेसाइज कर रहा हूं, उस पर जोर डाल रहा हूं कि आप भवन निर्माण के लिए आर्किटेक्ट के पास जाएं। आर्किटेक्ट के पास क्यों जाएं, ये बात विस्तार से मैं अपनी हर पुस्तक में बता रहा हूं। और पुस्तकें भी तैयार करने का उद्देश्य यही था कि दूर दराज के इलाकों में बहुत जगह आर्किटेक्ट्स नहीं थे, अभी भी नहीं है, और लोग नक्शा नवीस पर जाकर, इंजीनियर्स के पास जाकर, सर्वेयर्स के पास जाकर भवन डिजाइन करवा रहे हैं जिसमें न ठीक से हवा का आवागमन होता है, ना उनको ओरिएंटेशन के बारे में कुछ पता होता है। सुंदर सुंदर एलिवेशन, सुंदर सुंदर 3D मॉडल, सुंदर सुंदर वॉक थ्रू बना के क्लाइंट्स को प्रभावित कर देते हैं। तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी
दूर दराज के इलाकों में आर्किटेक्चर की सर्विसेज को पहुंचाने के लिए, उसके बारे में इनको जागरूक करने के लिए पुस्तकें तैयार की जाएं। क्योंकि अभी भी अगर आप यूट्यूब पर देखो तो बहुतायत है, इंजीनियर्स की बहुतायत है, ऐसे लोगों की जो वीडियो बना रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के सारे काम, आर्किटेक्चर सर्विसेज के कार्य सारे काम सिविल इंजीनियर बखूबी निभा सकता है, और बहुत अच्छे वीडियो ये लोग बना रहे हैं। तो इसलिए युवा आर्किटेक्ट से मेरी सबसे यही गुजारिश है कि इस बात को समझ लीजिए, जो दिखता है वो बिकता है। आप दिखेंगे ज़्यादा तभी जब आप सक्रिय रहेंगे सभी प्रकार से, सोशल मीडिया पे भी, और जिस शहर में आप काम कर रहे हैं वहाँ पर भी जाइए, छोटी छोटी वर्कशॉप कीजिए, पब्लिक फंक्शंस में जाइए, वहाँ पर अपनी बात मुखरता से रखिए, राजनीतिक समारोह में भी जाइए, बर्थडे मुर्दियों और ठावनियों में भी जाइए, सब जगह आप दिखाई देने चाहिए। राजनीतिक समारोह में, राजनीतिक कार्यक्रमों में आप जाइए, सामाजिक कार्यक्रमों में जाइए, आर्य समाज के कार्यक्रम में जाइए, विकास परिषद के कार्यक्रम में जाइए, रोटरी में जाइए, लायंस क्लब में जाइए, और वहां मूक दर्शक की तरह मत बैठिए। जब भी आपको मौका मिले वहां आर्किटेक्चर की चर्चा छेड़िए। आपके क्षेत्र में, आपके इलाके में, आपके देश में, आपके राज्य में लोगों को पता लगना चाहिए कि आप आर्किटेक्ट हैं। आर्किटेक्ट क्या होता है, क्यों होता है, क्या करता है। शुभकामनाएं, नमस्कार।